आपके पास फोन है ना इधर? रिया, कनेक्टेड हो आप? तो नहीं, वहां चले जाओ रिया के साथ, जल्दी जाओ। तुम दोनों के पास है? इधर लास्ट रो में फोन है क्या आपके पास? लास्ट रो। कृतिका, फोन है? ओके बेटा, एक रिलेशन नोट करो। इधर रिया के पास सर, फोर्थ बेंच में चले जाओ, अकेले बैठे। यहाँ पे, यहाँ बीच में रख लो बेटा फोन। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। Relation between kinetic energy and momentum. हेडिंग बना लिया आपने? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाफ एम स्क्वायर। और मोमेंटम का? हाफ एम मास इनटू वेलोसिटी। क्या दोनों में रिलेशन नहीं बना सकते क्या? देखिए, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड मोमेंटम इज mass into velocity. Momentum is mass into velocity. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो आपस में। यहां से आप v की वैल्यू निकाल लो, v इज इक्वल टू p बाय m, और इसको यूज कर दो इक्वेशन 1 में। यूज इक्वेशन 3। क्या नहीं चल रहा? यूज इक्वेशन 3 इन 1। चेक करो क्या बनता है रिलेशन। सर हाफ ऑफ मोमेंट p स्क्वायर बाय 2m। p स्क्वायर बाय 2m। ये रिलेशन समझ में आ गया क्या? यस सर। इनका नेट नहीं चल रहा है तो यहाँ देखो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप क्या करो, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू p बाय m निकाल के यहाँ रख दो। आपका रिलेशन ये बनना चाहिए। चेक कर लो अगर नेट चल रहा है तो भी, नहीं तो मैंने बोर्ड पे कर दिया। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला आपस में कैसे रिलेट होगा? k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर बाय 2m, इसका ये मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। ग्राफ कैसा बनेगा इन दोनों के बीच में? अगर मैं एक तरफ काइनेटिक एनर्जी लेता हूं और एक तरफ मोमेंटम, तो जब स्क्वायर पे डिपेंड करती है ग्राफ पैराबोला बनता है ऐसे। ये स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया गया हाउ टू मेक ए ग्राफ। ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, इस तरह से बना लो डायग्राम। के और पी के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर मुझे यही वाला ग्राफ, सुनिए इधर, अगर यही वाला ग्राफ मुझे
बनाना पड़े काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर के बीच में, तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, याद रखना। और अगर ये ग्राफ आपको बनाना पड़े काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, तो ये आपके पास बेटा वाईफाई कनेक्ट कर यहाँ वाला, देखो मुझे शायद जो याद है वो चल जाए काम उससे। तो पैराबोला बनेगा। तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, अगर ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में है, फिर तो पैराबोला बनेगा ऐसे। अगर आपका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के स्क्वायर के बीच में है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बना लिया सबने ये? तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता ही आता है आपको, चाहे एग्जाम आपका बोर्ड का हो चाहे आपका कोई भी हो, उसमें आपसे पूछा ही जाएगा। देखिए आपको मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, लिखिए सब बच्चे, जिनके पास नेट नहीं चल रहा वो सुन तो रहे हैं एटलीस्ट, लिखो इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is increased by 50%, if momentum of a body is increased by 50%, then by what percentage its kinetic energy increases? Sir, Or 25%. what percentage its kinetic energy increases? अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम 50% बढ़ा दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? करो, ट्राई करो। परसेंटेज निकालनी है बेटा, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज 150%। एक बच्ची का आया 150%। हेलो, हाँ जी, क्या? ओहो, ठीक है बेटा। तो तेरा हम्म, 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 चलो मैं बाद में करता हूँ क्लास में। 50% आपने मोमेंटम को इंक्रीज किया बेटा। अब सबका करेक्टेड है क्या? आ रहा है इस पे? नहीं आ रहा क्या? 225%। अब चेक करो, चलो बोल रहा हूँ साथ साथ नोट करो। नया मोमेंटम क्या होगा? पुराने मोमेंटम में 50% ऐड कर दो, तो ये बनेगा 3/2p। यस और नो? 3/2p यही बनेगा ना, नए मोमेंटम में पुराना ऐड कर दोगे। अब नई काइनेटिक एनर्जी मैं k से डिनोट कर देता हूँ, वो बनेगी नया मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। ओल्ड काइनेटिक एनर्जी k, वो बनेगी ओल्ड मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। इनको डिवाइड कर लो आपस में, k डैश बाय k,
ये 2m से 2m कट जाएगा, p डैश का स्क्वायर बाय p स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा 9/4 p स्क्वायर बाय p स्क्वायर। चेक करो 9/4 आ रहा है क्या, नई काइनेटिक एनर्जी का रेशो। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी ओल्ड काइनेटिक एनर्जी का 9/4 के कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा के डैश माइनस के कितना इंक्रीज हुआ, इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, के से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 5/4 इंटू 100, 125% आ रहा है मेरा आंसर। आंसर इज 125%। एक बार फिर चेक कर लो, बोर्ड में चेक करो। इस तरह के न्यूमेरिकल में ना लैंग्वेज को समझना आपने, इंक्रीजेस टू एंड इंक्रीज बाय में बहुत फर्क है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, इंक्रीज बाय। जब भी इंक्रीज बाय होगा उसको हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे, एक तो फॉर्मूला नहीं भूलना, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m, इट इज p स्क्वायर बाय 2m। नई काइनेटिक एनर्जी, नया मोमेंटम बाय 2m, इनको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो नई काइनेटिक एनर्जी और पुरानी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन आएगा, इस यही आएगा। नया मोमेंटम क्या दिया हुआ है, p प्लस 50% ऑफ p, ये आपको दिया हुआ नया मोमेंटम, p प्लस 50%, 50/100 1/2 होता है, तो ये बनेगा 3/2 p का स्क्वायर बाय p स्क्वायर, it becomes 9/4, it becomes 9/4। तो नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट कर रही, 9/4 से। मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज्ड बाय, तो ध्यान रखना जब भी आपको ऐसे करना है तो डिफरेंस लेके इसको 100 से मल्टीप्लाई। अगर मैं कहता इंक्रीजेस टू, सुनो, परसेंटेज इंक्रीजेस टू, तो उस केस में मुझे क्या करना है, ऐसे करना। बाय का मतलब होता है कितना और बढ़ गया, और टू का मतलब होता है बढ़कर कितना हो गया। सपोज मेरे पास 3 मार्कर है, इसमें मैंने एक ऐड कर दिया, तो इंक्रीजेस टू 4 हो गया, बट इंक्रीज बाय 1 हुआ, इंक्रीज्ड बाय 1 हुआ और इंक्रीजेस टू 4 हो गया। आपके पास 500 रुपीज है, 200 और आ गए, तो इंक्रीज बाय 200, इंक्रीजेस टू 700, 2 जब आएगा उतना बन जाएगा। बाय जब आएगा सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। जैसे कल क्लास में 25 स्टूडेंट थे, आज 35 है, इंक्रीज बाय 10, ऑफलाइन में इंक्रीज बाय 10, इंक्रीजेस टू 35, इंक्रीजेस टू 35। तो जब भी आपको इंक्रीज बाय करना है तो आपने डिफरेंस लेकर उसके बाद आप 100 से मल्टीप्लाई करना है, इंक्रीजेस टू करना है तो डिफरेंस मिलेगा, ये काम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 125%। वाईफाई कनेक्ट किए, मैं कोड डाल लो इसको। अगली स्टेटमेंट लिखो सब बच्चे, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 50% हो, उल्टा होगा क्वेश्चन, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 50% हो तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। सर 100%। नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, then
by what percentage its momentum increased by? If kinetic energy is increased, शायद दोनों ना बच्चे चेयर लेके इधर लगा दो, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा। ना चेयर, ये वाली चेयर इसको पीछे करो। If kinetic energy increased by 50%, then by what percentage? Statement is, if kinetic energy increased by 50%, then by what percentage its momentum increased by? रूट को आप √2 तो नहीं आ रहा, कुछ रूट में आ रहा है तो रूट का अप्रोक्सीमेटली ले लो, अप्रोक्सीमेशन ले लो, स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेशन ले लो। हाँ जी, ये 3/2 आ रहा है। चलो एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, मैच करो। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है क्या, p²/2m। यहाँ से p निकाल लो, लेफ्ट साइड में 2m 20% के आसपास। अभी देखते हैं, तो क्या ये लिख सकता हूँ क्या मैंने, आप अपने फोन पे चेक करो, p = √2mk लिख सकता हूँ। अब नया k Yes, sir. 3/2 हो गया ओल्ड k से, तो नया मोमेंटम भी मेरे पास क्या होगा 2m 3/2k, यही होगा नया मोमेंटम, यही होगा ना। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही मेरे पास रूट में 3/2 आ गया, मीन्स रूट ऑफ 1.5, और 1.5 का रूट होता है 1.22 के आसपास होगा कुछ ना कुछ। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 150 का रूट 1.12 के आसपास रहेगा 12, और ये है 1.5, तो 1.22 कर दूं इसको अप्रोक्सीमेटली 1.21 या 1.22, तो मैंने इसको कर दिया 1.22 कर देता हूं। अब नया मोमेंटम पुराने मोमेंटम से कैसे इक्वेट हो गया, ऐसे। अब मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो ये कितना बना 22% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली इट इज 22%, 21 और 22 के बीच में आएगा। क्या ये समझ में आ गया आपको? सर दोबारा बता दो सर। फाइल लिए मैं, Yes, sir. क्या कह रहे हो बेटा, क्लियर है ये? सर दोबारा समझ बता नहीं दो आया। सर। समझ नहीं आया? नो सर। दोबारा बताता हूँ, नाम बोलो अपना। सर भव्य। भव्या, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन क्या होता है भव्या, यही होता है ना। यस सर। अब नया मोमेंटम क्या होगा, नई काइनेटिक एनर्जी ले लें। √2mk-। इनका अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, √k'/k, और k' यस किसके इक्वल होगा, k का 50% ऐड कर दें, यस सर 3/2। 3/2k। ये वैल्यू कट कटा के कितना होगी 3/2, 1.5, 1.5 का रूट मैंने लिया 1.22,
यही होता है 1.22 ही होगा इसका रूट 1. ओके सर। अब यहाँ से नया मोमेंटम पुराने मोमेंटम का कितना हो गया, ये हो गया। मुझे यस सर। परसेंटेज इंक्रीज, तो क्या बनेगा P डैश माइनस P बाय P इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेटली 22%। क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। सभी को क्लियर है क्या ये? अगला क्वेश्चन लिखो। सर ये लास्ट में जो आपने किया P डैश माइनस P, एक बार ये बताना। बेटा इंक्रीज कैसे निकालते हो आप? इंक्रीज वो तो आप ऐसे ही निकालते हो ना। फिर परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे? कितना इंक्रीज हुआ, कितना पहले था, ऐसा आप छोटी क्लासेस में भी करते हो परसेंटेज जब निकालते हो। ये करेंगे। ये किसका डाउट था, ये समझ में आ गया उसको? यस सर। लिखिए स्टेटमेंट, इफ मोमेंटम है ये, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी increases to 400%, then by what percentage kinetic energy increases to, by नहीं, increases to by what percentage kinetic energy increases to? सिक्सटीन 100%। सर 1600। करो करो सभी करो, फिर देखते हैं। बेटा इंक्रीजेस टू और इंक्रीज बाय में फर्क समझ लो। नया मोमेंटम पुराने मोमेंटम का 400% है, मतलब 4p हो गया। इंक्रीजेस टू में हम ऐसे लेते हैं, अगर इंक्रीज बाय होता ना फिर p प्लस 4p होता। मैं दोनों सम पैरेलल में करवाता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। इधर तो इंक्रीजेस टू और इधर अगर यही क्वेश्चन में इंक्रीज बाय होता तो नया मोमेंटम पुराने मोमेंटम के अंदर 400% इंक्रीज होता, तो वो 5p होता। बट यहाँ पर इंक्रीजेस टू है तो नया मोमेंटम 4p हो गया। नई काइनेटिक एनर्जी जो कि नए मोमेंटम का स्केयर होगा, ओल्ड काइनेटिक एनर्जी ओल्ड मोमेंटम का स्केयर होगा, इसका जो रेशो आएगा वो आपके पास क्या आएगा बेटा, p डैश का स्केयर बाय p स्केयर। कितना रेशो आएगा, p डैश का स्केयर बाय p स्केयर। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरे पास 16 आ जाता, तो k डैश किसके इक्वल हो गया, 16 के हो गया ये। अब जब आपको इन परसेंटेज इंक्रीजेस टू निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो आपने फिर डिफरेंस नहीं लेना। अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज बाय निकालना होता है तो आपको डिफरेंस लेकर ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है,
यहाँ आप नहीं करेंगे 16k by k into 100, आंसर शुड बी 1600%। ये आंसर कर लेंगे सब बच्चे। पहले दो सम थे बाय वाले, ये वाला सम था टू वाला। अब स्टेटमेंट में ना एक जगह पे टू हो सकता है, एक जगह पे बाय भी हो सकता है, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी है। अब आपने क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, नोट करो। तो इफ काइनेटिक एनर्जी, if kinetic energy of a body becomes 200%, becomes का मतलब टू ही हो गया ना, increases to, then दोनों केस करना, by what percentage momentum increases, या by बाद में गलत है, what percentage momentum increased by, दूसरा केस what percentage momentum increases to, ये बाय और टू का डिफरेंस समझा रहा हूं मैं आपको, करो इसको। माइनस में नहीं आता, प्लस में आएगा। रूट टू होता है 1.4, वैसे तो 1.414 होता है, आप अप्रोक्सीमेटली 1.4 ले सकते हो। यू कैन टेक रूट टू इक्वल टू 1.4। नहीं बेटा, रूट टू तो रूट 5 का छोटा है, 1.5 का रूट था वो, 1.5 का रूट था, रूट 5 नहीं था, वो तो छोटा ही होगा। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का 40% कैरी जैस्मिन, पता नहीं सही है या गलत, बाद में देखते हैं। सही है। देखिए, जो जो चीज निकालनी होती है उसको लेफ्ट साइड में रखा करो। आपको मोमेंटम निकालना है ना, तो आपके पास 2mk का रूट होगा, यही था ना फॉर्मूला। नया मोमेंटम क्या होगा, 2m, 2mk dash. नहीं 3k या 2k, नई 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 काइनेटिक एनर्जी ना 2k होगा बेटा, बिकम्स है वो, इंक्रीज बाय नहीं है। अगर इंक्रीज बाय होता तो 3k बन जाती, इंक्रीजेस 2 है तो 2k। अब यहाँ इनको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो p डैश बाय p मेरे पास क्या आएगा, रूट टू 1.4, p डैश कितना आएगा 1.4p। यहाँ तक सही है क्या सबका? बस Yes sir. पहला है इंक्रीज बाय, जब भी इंक्रीज बाय निकालना है मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, डिफरेंस निकाल के। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.4p माइनस 4p, p इंटू 100, आंसर इज 40%। जब भी आपको इंक्रीजेस टू निकालना है तो डिफरेंस नहीं लेना, फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100, तो ये 140%। इनमें हमेशा 100% का फर्क होगा ही होगा। इंक्रीजेस बाय कम होगा, इंक्रीजेस टू बड़ा होगा। इंक्रीजेस टू में वो भी ऐड हो जाता है जिसमें वो इंक्रीज हो। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? सर आ गया सर। चलो नेक्स्ट देखो,
इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो क्या हुआ, पूछे हुए if mass of the body increased by 20% and momentum of the body increased by 40%, then first case, what percentage kinetic energy increased by what percentage kinetic energy increases to? This is the last question of this time. देखिए यार दो चीजें चेंज हुई हैं। करो इसको खुद करो। मोमेंटम कितना इंक्रीज किया मैंने, 40। आप लोग करते रहो, मैं मेरा कर रहा हूँ, आप अपना करो, बाद में मैच करना। वन पॉइंट फोर का स्क्वायर कितना होता है, 256 में। किसका 1.96 होता है क्या? मैंने क्या था, मैंने कर दिया 1.96। चेक करना नई काइनेटिक एनर्जी ये आ रही है क्या आपकी, इसको भी मैं कट कर दूं। न्यू काइनेटिक एनर्जी 49/3 के इक्वल आ रहा है आपका, आ रहा है किसी का क्या? नो सर। कोड कितना आ रहा है आपका, 30 आ रहा है क्या? 30, अच्छा हाँ 30 आएगा, 30 आएगा बेटा, 49/30 आएगा। ये 1.2 था, 1.96 था। उसके बाद तो आप कर ही लोगे, के डैश माइनस के बाई के इंटू 100
ये आएगा 49/30 -1k कट जाएगा इंटू 100, ये बनेगा 19/30 इंटू 100, ये आपके पास बना 190/3%। यही बन रहा है क्या? 6 पे जाएगा 18,363.33%। आपका क्या बन रहा है? यही बन रहा है। देखो अगर मास भी इंक्रीज कर रहा है और मोमेंटम भी, तो दोनों लेने हैं आपने, दोनों को लेकर फिर आपने देखना है काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इज टू और इंक्रीज बाय। कर लोगे सब लोग यहाँ? कल जब यस सर। आर्टिकल छोड़ा था वो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एग्जांपल। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख ली थी ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस मंडे को टेस्ट होगा बेटा आपका। इस मंडे को जितना मैंने वर्क पावर एनर्जी करवा दिया, जितना मैंने थ्योरी करवा दी, वो सारा आप पढ़ के आओगे। थ्योरी का टेस्ट होगा, मतलब जो न्यूमेरिकल होंगे वो वही होंगे जो मैंने करवा दिए आप। जितना डिस्कशन मैंने कर दिया न्यूमेरिकल का और थ्योरी का अभी तक का, वो सारा आपने पढ़ के आना इस मंडे को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई एक्सक्यूज नहीं है, टेस्ट होगा, दूसरे टीचर को देना चाहिए। कल संडे को नहीं आना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी बट कैन बी कन्वर्टेड into another form. ओके। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आपने बताना है वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बताओ? सर इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। मेनली तो लाइट ही लेंगे ना, इसकी हीट का तो यूज ही नहीं है। गर्म तो होता ही है, बट आपके लिए बल्ब का क्या यूज है? आपके लिए क्या काम करता है? सर लाइटनिंग का सर। क्या आप उसकी हीट का यूज करते हो कुछ? नो सर। आपके लिए वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आंसर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ये। अब ऐसा कोई डिवाइस बनाओ, बताओ जो इस उल्टा काम करता हो। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सर सोलर पैनल सर। सोलर पैनल कह दो या सोलर सेल। सोलर पैनल या सोलर सेल। ऐसा डिवाइस बताओ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करे। हीटर, गीजर। ऐसा डिवाइस बताओ जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे। हीट को इलेक्ट्रिकल में। ऐसा कोई डिवाइस जिसको गर्म करें वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे दे। नहीं पता? नो सर। पता तो फिर एक एक्सपेरिमेंट करना आज जाके घर पे। करते तो नहीं हो कुछ भी हो, फिर भी अब क्या करना, जो भी ट्राई करे, एक वायर लेना कॉपर की, मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कॉपर हो, कोई भी मेटल की वायर लेना। ऐसे एक वायर ले ली, एक दूसरे मेटल की वायर लेना। आयरन की ले सकते हो, एक कॉपर की ले लो, या प्लेटिनम की मिल जाए, या कुछ भी मिल जाए, बट ये दोनों मेटल अलग अलग होने चाहिए, होने मेटल चाहिए। सिंपल वायर लेके इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर देना, और बीच में से कट लगा के ना छोटी सी एलईडी लगा लेना, ताकि आपको जब इलेक्ट्रिसिटी मिले तो उसका प्रूफ भी तो मिलना चाहिए ना, बल्ब जलने चाहिए। एलईडी बल्ब आते हैं छोटे छोटे, वो इजिली बीच में कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसके एक एंड को ना बर्फ में लगा दो, एक बॉक्स के अंदर या एक बीकर में बर्फ ले लो, आइस। मतलब एक एंड को ठंडा रखना है
और दूसरे एंड को आप किसी चीज से गर्म करो। आप कैंडल ले लो या आप बर्नर के ऊपर इसको गर्म करो। ये काम करना आसान है और ये घर पे हो सकता है। जैसे जैसे आप गर्म करते जाओगे ये बल्ब जलने शुरू हो जाए, इनके अंदर लाइट आनी शुरू हो जाए। यू कैन ग्लो दीज बल्ब। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने दो मेटल लिए अलग अलग नेचर के मेटल की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जब इसको गर्म किया जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी वो इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ जाना शुरू हो गए। एक कंडक्टर ने इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर दिए, एक ने कंडक्टर ने इलेक्ट्रॉन गेन करने शुरू कर दिए। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने गेन किए उस पर नेगेटिव आ गया। और पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बन जाता है? सेल। यस सर। नेगेटिव चार्ज आएगा तो सेल बन जाएगा और सेल से क्या बन गया? करंट आ गया। ये करंट का कारण क्या था? हीट। इस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोकपल। तो अगर ये नाम आपको बताना हो, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द डिवाइस नेम इज थर्मोकपल। इधर वाला तो आपने जब आपने टेम्परेचर इधर कम रखा तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं चेंज हुई ज्यादा, यहाँ ज्यादा चेंज हुई। तो एक एंड हाई पोटेंशियल पे आ गया, एक लो पे आ गया, तो करंट स्टार्ट हो। अगर आप दोनों तरफ गर्म करोगे तो फिर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे। इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, इधर भी पॉजिटिव। ना तो इधर से करंट आएगा ना इधर से आएगा, आपस में कैंसिल कर देंगे। इसलिए इसको अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे। तो थर्मोकपल आपके लिए क्या करता है? इट कन्वर्ट विच एनर्जी? हीट एनर्जी इनटू। ऐसा नाम बताओ जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर। जनरेटर नहीं, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को आप घुमाते हो, जनरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका उल्टा बताओ। मोटर। सर मोटर। मोटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। समझ में आ गई? अब इस रूम में जितने भी डिवाइस आप देख रहे हो, फैन, बल्ब, एसी, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। कोई आपको आउटपुट में क्या दे रहा है? ये तो हवा दे रहे हैं, वो ठंडी हवा दे रहा है, वो लाइट दे रहा है। कोई विंड एनर्जी दे रहा है, कोई लाइट एनर्जी दे रहा है। अगर यहाँ मैं इसको ऑन कर दूं एम्पलीफायर को तो ये साउंड एनर्जी देना शुरू करेगा। तो एनर्जी कन्वर्ट होती है। इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल क्लास नहीं है बेटा, परसों टेस्ट होगा। ओके सर, बाय सर।